अभी 1 महीने हुआ है दोस्तों हमारे इस नए क्लाइंट को हमारे पास आए। ये लेफ्ट साइड आप 1 महीने पहले की देख रहे हो, राइट साइड में अभी की फोटो है और बॉडी अब काफ़ी लीन हो चुकी है, स्ट्रेड हो चुकी है। ये हम करवा रहे हैं प्रेप इनको। क्लासिक और मेंस फिजिक दोनों ही डिवीजन्स में खेलने वाले हैं और ये खेल रहे हैं बतौर नेचुरल बॉडी बिल्डर। एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है ICN, तो ये 30 अगस्त को होने वाला है, इसमें ये खेलने के लिए उतरेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग प्रेप भी करवाते हैं। अगर आपको कोई नॉर्मल कोचिंग लेनी हो लाइफस्टाइल वाली, अपने आप को ऐसे ही बदलना हो, वो भी हम करवाते हैं। नॉन वेज लेते हो या वेज लेते हो, किसी भी तरीके की आपकी डाइट हो, कितना भी आपका बजट हो, आपका बजट भी हम ध्यान में रख के आपको डाइट देते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अभी ये भाई जो है ये मसल मास गेन करेंगे और लीन गेनिंग ही करने वाले हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा करके गेन होता रहेगा और 30 अगस्त तक काफ़ी इनकी बॉडी बड़ी दिखने लगेगी, तब आपको इनके अपडेट्स दूंगा। फिलहाल आपको भी खुद को बदलना हो, हमें यहाँ DM कर सकते हो। आज की अपनी वीडियो पे बढ़ते हैं। दिल्ली प्रो शो 2026 का ख़त्म हो चुका है। ज़रा बात कर लेते हैं इस शो में क्या क्या अच्छा हुआ और क्या वो चीज़ें थी जो ठीक नहीं लगी। पूरे शो का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। इस शो की शुरुआत होती है क्लासिक फिजिक डिवीजन से, जिसके अंदर सबसे पहले इन न्यूमेरिकल ऑर्डर्स इन सारे एथलीट्स को बुलाया जाता है, यानी इनके ट्रंक नंबर के हिसाब से। इनको चारों ओर से घुमा के देखते हैं, हर एक एंगल से क्वार्टर टर्न्स कराए जाते हैं ताकि बॉडी की सिमेट्री और बैलेंस पता करा जा सके। अब इसके अंदर कुल 6 कंपेटिटर्स अपने इंडियन एथलीट्स खेल रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले तो सोलो पोजिंग होती है। एक एक करके सारे एथलीट्स आते हैं, अपनी बॉडी दिखाते हैं। इसके बाद इन एथलीट्स का फर्स्ट कॉल आउट कराया जाता है। राइट साइड पे बिल्कुल आप देखो दीपक नंदा खड़े हुए हैं, उनके भी राइट में यहाँ खड़े हुए हैं अशहद सुलेमान। ये बहुत फेमस हुए बिकॉज सब लोगों को अभी तक पता है कि एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने कि इसी शो में अपना प्रो कार्ड जीता और क्लासिक फिजिक में खेलने उतर गए प्रो एथलीट्स के बीच में। लेकिन ये एक इकलौते ऐसे एथलीट हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है किसी भी इंसान के साथ में। उसके चलते अगर आप ऐसी बॉडी बना लेते हो, इतना लाइफ में आगे बढ़ जाते हो कि इन एथलीट्स के बीच में खड़े हुए हो, प्रो कार्ड जीत करके बैठे हुए हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए सुलेमान बहुत ज़्यादा फेमस हुए। पूरा नाम इनका है अशहद सुलेमान। इसके बाद में इसी कॉल आउट के अंदर तीसरे इंडियन एथलीट भी आते हैं और वो है मोहम्मद आरफ एस। और मोहम्मद के लेग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही वीक। तो ये मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया था अपडेट्स के अंदर, और यहाँ पर सुपर वीक लग रहे हैं ये। और इसमें हम देख सकते हैं एक पहली ही निगाह में जो दीपक नंदा है वो बहुत अलग स्टैंड आउट कर रहे हैं इन सारे एथलीट्स के बीच में। देखो, सबसे पहले कभी भी किसी एथलीट को आप देखो ना, आप उसकी टैनिंग गौर करो। अगर एक टैनिंग सही है, एथलीट की टैनिंग करेक्ट है, तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। टैनिंग एक तरह से सब्जी में डाला हुआ नमक होता है, अगर वो सही है ना तो बाकी सारे मसाले भी ठीक स्वाद करते हैं। यहाँ पे टैनिंग दीपक की ऑन पॉइंट है, ना डार्क टैन करा ओवरली, ना बहुत लाइट टैन करा है। उसके बाद अगर हम इनकी कंडीशनिंग की बात करें तो दीपक बेहद हार्ड और रिप्ड आए हैं और दीपक की मसल्स में ना बहुत अच्छा पॉप होता है। ये पॉप आना सबके बस की बात नहीं होती है। दीपक की अगर आप बैक देखो बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रही है। और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में अब्दुल्ला खड़े हो, ये एक फॉरेन कंट्री के एथलीट है। इनको जजेस सेंटर में खड़ा करते हैं पूरे टाइम। इसके अंदर आप गौर करोगे कि जो अशहद है, अशहद की ना बॉडी बड़ी ही बैलेंस में है। मतलब कि इनका जो लोअर बॉडी है ना वो बहुत बड़े लेग्स के साथ में है और बहुत छोटी वेस्ट है। अशहद अभी बिल्कुल नए नए प्रो बने हैं, लेकिन स्टिल इनकी बॉडी में फ्लॉज कम है। अभी फ्लॉज अगर गिनवाने बैठूं तो इनकी बैक उतनी ज़्यादा वाइड नहीं है। इनकी मसल्स में एक वो पॉप नहीं है, वो पॉलिश नहीं है। जैसे दीपक की मसल्स ना एकदम पॉलिश्ड है, वो मेहनत करी हुई झलकती है इनकी बॉडी में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं दीपक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बॉडी हमेशा से दिखाते आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से तो लगातार। और ये लगातार दिखाना ना कोई छोटी बात नहीं होती है। यहाँ पे वही वाली एक चीज़ है जो पॉलिशनेस आती है ना, एक इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ ही आता है। वो अशहद को लेकर के आना पड़ेगा कुछ समय में। अभी से इतना अच्छा दिख रहे हैं तो आगे जा करके बहुत ब्राइट फ्यूचर होल्ड करते हैं। मोहम्मद आरफ के हम ऊपर अगर देखें तो मोहम्मद की बॉडी में टैनिंग उतनी अच्छी नहीं दिखती है। सेंटर वाले अब्दुल्ला, इनकी बात करें तो इनकी बॉडी में भी टैनिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो सबसे अच्छे पॉलिश्ड दीपक नज़र आ रहे हैं। जजेस इन सबका कॉल आउट करवाते हैं। उसके बाद में फिर इन 3 एथलीट्स को जो सेंटर में खड़े हैं, यानी कि अब्दुल्ला, दीपक और अशहद, ये तीनों पीछे चले जाते हैं। अब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अशहद जैसा एक इंसान जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पहली बार प्रो कार्ड जीत करके इसी शो में बैठा है, वो एकदम से टॉप 3 में सेलेक्ट हो जाता है जजेस की तरफ से। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस एथलीट के लिए। तो इसका मतलब इन तीनों का तो फाइनल कॉल आउट हो गए। बाकी बचे हुए एथलीट्स का जजेस यहाँ पर कॉल आउट करवाते हैं, जिसके अंदर की मोहम्मद आरफ बीच में रह जाते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मोहम्मद है उनकी बॉडी फ्रंट से बहुत ही फ्लैट दिख रही है और टैनिंग भी नहीं है। पीछे इनकी टैनिंग बहुत अच्छी है, पॉलिश नज़र आ रही है और बैक इनकी बहुत ज़्यादा 3D दिखती है। पीछे मसल्स भी ज़्यादा अच्छी है और टैनिंग भी अच्छी है। तो लग ही नहीं रहा फ्रंट और बैक से एक ही बॉडी बिल्डर है।
इनके बाद और एथलीट्स आते हैं, जब इनका कॉल आउट खत्म होता है तो इनसे पीछे वाले एथलीट्स आते हैं। इसमें भी अपने इंडियन एथलीट्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि चांद मोंडल है, एकदम ऑफ दिखाई दिया। अपडेट्स में भी ऑफ दिख रहे थे और यहाँ पर ज़्यादा ही ऑफ आ गया ऐसा लग रहा है। टैनिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं है इनकी। जो चीज़ अच्छी नहीं है दोस्तों वो मैं क्लियर आपको वैसे ही बता करके चलता हूँ। और बॉडी में भी बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अपने एक इंडियन एथलीट है, इनका नाम है रजत गोयल। ये 13th आए, यानी कि लास्ट आए हैं। टोटल 13 ही एथलीट्स खेल रहे थे। तो क्लियरली दिख रहा है ना तो इनको पोजिंग करनी आ पा रही है, जिस तरीके से इनका एब्डोमिनल्स एंड थाई ये हिट कर रहे हैं। पूरे इन्होंने एब्स बाहर निकाल लिए, गट निकाल के एब्डोमिनल्स एंड थाई हिट करते हैं। और लेग्स में मसल्स नहीं है तो पूरा बॉडी का प्रोपोर्शन भी बिगड़ा हुआ है और पोजिंग तो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है। तो दोनों में से क्या ज़्यादा बिगड़ा हुआ है ये थोड़ा समझने में समझ आएगा। चांद वहीं 11वें नंबर पे पहुंचे हैं। इस तरीके से इन एथलीट्स का सबका कॉल आउट जाता है। इसमें मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें बात करनी है टॉप एथलीट्स की, जिसमें कि सेलेक्ट हुए और फाइनल कॉल आउट के अंदर आए दीपक और अब्दुल्ला, साथ ही साथ अशहद। यहाँ पे सबसे पहला पोज आता है फ्रंट डबल बाइसेप। जैसे ही दीपक ने ये हिट करा ना, मैं इतना समझ के चल रहा हूँ जजेस ने वहीं अपना माइंड बना लिया होगा कि हमें इस बंदे को फर्स्ट पे रखना है। ऑलरेडी यहाँ पे अब्दुल्ला सेंटर में है, पता नहीं जजेस ने चौकोर बक्से में इनको लगातार पूरे समय क्यों खड़ा कर रखा था, जबकि दीपक को जिताया भी गया है आखिर में। लेकिन दीपक की फिजिक सेंटर में आने लायक थी, जीते तो है ही, लेकिन फिर भी सेंटर में लगातार इनको रखना चाहिए था। और दीपक जैसा फ्रंट डबल बाइसेप, अगर आप देखो वो बाइसेप में जो पीक है ना एकदम परफेक्ट है। एक समय भी दीपक इसके लिए क्रिटिसाइज होते थे, कई लोग इनको सिंथॉल बोलते थे, बाइसेप में इन्होंने ले रखा है, जबकि इनके बाइसेप का शेप ही ऐसा है। लेट्स जो फ्लो हो रहा है इस एथलीट का और पोज हिट करने का तरीका परफेक्ट है। इंडियन एथलीट्स इतना अच्छा पोज फ्रंट डबल बाइसेप हिट नहीं कर पाते। देखो इस पोज को ना हिट करने में क्लासिक दिखना बड़ी बात होती है। फ्रंट डबल बाइसेप यहाँ पे अब्दुल्ला भी हिट कर रहे हैं और अशहद भी हिट कर रहे हैं, पर ये लोग हिट कर रहे हैं बॉडी बिल्डर की तरह। दीपक का ये पोज हिट हो रहा है क्लासिक एथलीट की तरह। फर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेग जैसे इन्होंने उठा रखे है बाहर की ओर, और बाइसेप्स का जो फ्लो आ रहा है, लैट्स का जो फ्लो आ रहा है, ये क्लासिक पोज। जैसे वेस्ट देखो कैसे जा रही है नीचे, एक डायगनली नीचे जा रही है ना, इन दोनों की वेस्ट बिल्कुल सीधी नीचे जा रही है। तो वो जो पोज है ना, वो फ्लो दीपक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्रेडिट देते हो कि एथलीट सिर्फ बॉडी बना के तो आ जाता है, लेकिन पोज नहीं कर पाते बहुत एथलीट। दीपक पोज भी परफेक्टली हिट कर रहे हैं और मेरे को इनका फ्रंट डबल बाइसेप बस खतरनाक ही लगा है। ऑल तो इनके लेग्स हल्के से फ्लैट साइड पे हैं, पर दीपक का इतना ब्राइट फ्यूचर है ना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ये ठीक कर लेंगे। लेग्स जहाँ जिस दिन इस एथलीट के फूल गए ना दोस्तों, ग्लूट्स जहाँ इस एथलीट के फूल गए, ये एथलीट रुकने वाला तो नहीं है। अभी से ही नहीं रुक रहे हैं तो बाद में तो पता नहीं क्या ही करेंगे। टैनिंग देखो कितनी प्रॉपर है और बॉडी की कंडीशनिंग, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। एब्स का सेक्शन कहीं से निगाह ही नहीं हट रही, हर चीज़ परफेक्ट नजर आ रही है। पर अभी दीपक ने जब ये शो जीता तो मैंने नोटिस करा कि इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स, मेरे को नहीं मालूम किसको पॉइंट आउट करा, क्योंकि मैं उतना इन चीज़ों में रहता नहीं हूँ। बट जितना भी था, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर यूट्यूबर्स कोई बात बोल रहे हैं या फिर घर पे बैठ करके या किधर भी अगर कोई ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियन दुनिया देगी। और ये भी होगा कि जितना आप ऊपर जाओगे उतने ही ओपिनियन आपके ऊपर आएंगे। दीपक को क्या वो ट्रोलिंग मिलती होगी जो डायरेक्ट लैंसफोर्ड को मिल रही है? भाई उनसे ऊपर तो नहीं है ना दीपक, वो तो मिस्टर ओलंपिया है ना। जब आप जितना ऊपर जाते हो लाइफ में, उतना ही ट्रॉल होने के लिए तैयार रहो, लेकिन ट्रॉलिंग के विक्टिम ना बनो। ये लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है, सोशल मीडिया का दौर ही ऐसा है। फिलीथ हमेशा क्यों कहते थे, एक बहुत बड़ी बात बोली है उस लेजेंड ने, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द बेस्ट। अगर आप 20th नंबर पे आ रहे हो, आपको थोड़ी कोई आके क्रिटिसाइज करेगा, आपकी कोई बात भी नहीं करेगा। आपका प्रेज या आपका क्रिटिसिज्म होगा ही तब जब आप नंबर 1 पे चल रहे होंगे। तो दीपक को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये क्रिटिसिज्म सिर्फ बढ़ने वाला है। जितना ये और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, उतना क्रिटिसिज्म बढ़ेगा। तो जस्ट बी हम्बल, जैसा कि वो हमेशा रहते ही हैं, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। हम यहाँ पे बात करते हैं साइड चेस्ट की। तो ये सबसे अच्छा पोज जो हिट करा वो करा है सुलेमान ने। उनको ये पोज सही में बहुत अच्छे से राउंड बबली तरीके से हिट करना आ रहा है। दीपक का और अब्दुल्ला का पोज ये ओके लग रहा है। हालांकि दीपक की चेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब में, ये मैं क्लियर कर दूं। उनकी जो चिजल्डनेस और जो स्ट्राइशंस आते हैं चेस्ट में, वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, डीप है। पर पर्टिकुलर कुछ पोजेस में कभी कभी एथलीट्स हल्का सा इधर उधर हो जाते हैं। सुलेमान ने जो अपना पीछे का डेल्ट है वो आगे की ओर पुश कर रखा है, जिस वजह से वो एक बॉडी बिल्डर टाइप साइड चेस्ट हिट हो रहा है। वह इन दोनों एथलीट्स का रियर शोल्डर उधर वाली साइड का काफ़ी पीछे है, इसलिए वो राउंडनेस और 3Dनेस उतनी नज़र नहीं आ रही है। अब इसमें आता है एब्डोमिनल्स एंड थाई पोज। यार ये पोज में ना 2 एथलीट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। पहले नंबर पे दीपक, इनके एब्स बहुत ही बिस्किट जैसे शार्प हैं और बहुत अच्छे ऑब्लिक्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। वही हम बात करें अशहद की, अशहद लेग डोमिनेंट एथलीट है। मतलब ये एथलीट अगर अपनी बैक बना ले
तो क्या एक्स टेपर आएगी, क्या एक्स फ्रेम बनेगा, समझ सकते हो। क्योंकि इस एथलीट की वेस्ट तो एकदम छोटी है और लेग्स बहुत अच्छे हैं, बस वो ये पॉलिश चाहिए, बॉडी कंडीशनिंग चाहिए, आने वाले समय में होगा ये। और जो सेंटर में अब्दुल्ला है ना, ये मेरे को सही बताऊं, ये लग रहे हैं हॉर्स एमडी जैसे। वो ऐसे ही है कि बिल्कुल छोटे लैट्स हैं ऊपर और बहुत बड़ा उनका स्टमक है और उस पर वो वैक्यूम हिट करते हैं, यही उनके जेनेटिक्स ऐसे ही है। अब यहाँ पे आप देखो गौर से, बैक डबल बाइसेप में दीपक कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अपर बैक इनकी कितनी कंप्लीट है, हर एक मसल का सेपरेशन और मसल बहुत ज़्यादा फूल रही है, उस तरीके से एक नज़र आ रहा है पॉप जिसको हम कहते हैं। लोअर बॉडी इनकी डेफिनेटली अभी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यहाँ पर अब्दुल्ला की है, और लोअर बॉडी यहाँ पे सेंटर में खड़े अशहद की भी बहुत अच्छी है, पर दीपक की टैनिंग बहुत अच्छी है और बॉडी ओवरऑल ज़्यादा कंप्लीट उन्हीं की लग रही है। इसके बाद ये लोग आखिर में हिट करते हैं फेवरेट क्लासिक पोज, जिसमें कि दीपक क्रिस बमस्टेड वाले स्टाइल में ही अपना पोज हिट करते हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये फ्लो हमेशा अच्छा आता है इस पोज में। बाकी अब्दुल्ला ने भी पूरा क्रिस बमस्टेड को कॉपी करा है, पहले उन्हीं के वाला स्टाइल, एक हाथ ऊपर और लेट्स बाहर, फिर उसके बाद में क्वार्टर 3/4 बैक टर्न वाला पोज। अब यहाँ पे क्लासिक तो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद मेंस फिजिक स्टार्ट होती है। इसके अंदर सबसे पहले ये लोग कराते हैं सोलो पोजिंग, सारे एथलीट्स मेंस फिजिक वाले एक करके आते हैं। यहाँ पे जैसे सब एथलीट्स को बुला रहे होते हैं तो अनिक घोष जिस टाइम एकदम स्टेज पे उतरते हैं, ये भी काफ़ी लेट आते हैं, अनिक घोष का नाम अनाउंस करते हैं पर ये आते ही नहीं है, तो एकदम से ये देखा जाता है कि राइट में खड़े हुए सुरोजी डे जो है ये क्रैम्प खा जाते हैं, ये देखो, तो इनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसका मतलब बॉडी में जो सोडियम और पोटेशियम के जो लेवल्स हैं वो सही नहीं चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, तो क्रैम्प कई वजह से आते हैं। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई और यहाँ पे इनके एब्स में ही क्रैम्प आया था, ज़्यादा करके यहीं पर ही बॉडी बिल्डर्स के क्रैम्प आता है जब वो पोजिंग करने के लिए स्टेज पे होते हैं। अब यहाँ पे कोने में चले जाते हैं ताकि अपने आप को ठीक कर सके। बाकी सब एथलीट्स आते हैं और बिल्कुल लेफ्ट में जाके खड़े हो जाते हैं इमरान खान। तो सुरोजीत जैसे ही वापस आते हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है क्लियरली इनके राइट साइड वाले एब में क्रैम्प पड़ा हुआ है। तो कभी कभी जब आपके प्रोटोकॉल्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं वाटर मैनिपुलेशन के, तो ऐसा रहता है, बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल देती है अपने अंदर से, या ऊपर नीचे हो जाता है उनका बैलेंस, तब क्रैम्प पड़ जाते हैं। अब जैसी पहली निगाह में आप सारे एथलीट्स को देखते हो ना, एकदम पता है क्या मन में आता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे खड़े हुए इमरान खान को नंबर 1 पे दे देना चाहिए, शो में जिता देना चाहिए उनको, क्योंकि उनके जैसी बॉडी यहाँ पे मुझे पूरे लाइनअप में किसी एथलीट की नहीं लगी। जिस लेवल का इमरान खान ने इंप्रूवमेंट करा है वो तो एक चीज़ है, क्योंकि वो तो मसल का इंप्रूवमेंट होता है, पर जिस तरीके से आप स्टेज पर प्रिपेयर होकर आते हो, यानी कि कार्ब लोडिंग करते हो, एक फाइनल आउटपुट आता है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे इमरान खान की बॉडी में सबसे पहले आप देखोगे जो पॉलिश है वही सबसे अच्छी है, बाकी सब एथलीट से ऑन पॉइंट है, वो ना ज़्यादा ओवर टैन करा ना कम टैन करा है। इसके बाद में इनकी बॉडी के अंदर एक जो परफेक्ट क्रिस्पीनेस होती है, जिसको हम कहते हैं कि रिब्ड बॉडी है, वो है। इमरान खान जितना पतला स्किन किसी और एथलीट का नहीं है। हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो वाटर होल्ड कर रहा है। यहाँ पे अगर अनिक घोष को देखें, शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे, पर अनिक घोष एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि मोस्टली ऑफ सीजन शेप में दिखाई देते हैं स्टेज पे। ये बात मैं कई बार इनके लिए बोल चुका हूँ। इतने अच्छे जेनेटिक्स हैं पर उस तरीके से कभी प्रिपेयर नहीं करते। अनिक घोष को देख करके काफ़ी हद तक ये लगता है बिग रैमी की याद आती है। जेनेटिक्स तो थे उस एथलीट पे, पर क्या वो माइंडसेट था चैंपियन वाला, वही वाली चीज़ दिखाई देती है। जेनेटिक्स अनिक घोष पे है, जीतने के, ऊपर आने के, पर उस तरीके से प्रिपेयर क्या ये है जिस तरह इमरान खान आए हैं। हैरानी इस चीज़ की भी हुई कि शो के अंदर जो मैंने कही थी गलतियों वाली बात करूंगा, ये गलत लगा मुझे कि इमरान खान जैसे एक परफेक्टली पॉलिश्ड बॉडी बिल्डर को, जो इतने अच्छे आए हैं, जितना अच्छा कोई रिब्ड नहीं है, जिस लेवल की सॉलिडनेस इनके एब्स के अंदर, इनकी चेस्ट में दिख रही है, वो कंप्लीटनेस किसी और में नहीं दिखती मुझे। और तब भी आप देखोगे जजेस ने इनको डाला है 10th नंबर पे, यानी जिस एथलीट को देख करके सब लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो कह रहे हैं, और अरीना में भी बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने कहा कि इनको नंबर 2 नंबर 3 पे कहीं ना कहीं आना चाहिए। मैं तो सही में मानता हूँ इमरान खान को सेकंड आना चाहिए, जहाँ पर कि अनिक घोष आए हैं। 10th पे इमरान खान मुझे नहीं समझ आता। ये रिजल्ट्स 100% इनके लिए मैं तो बोलूँगा चीटिंग वाला जो एक रिजल्ट रहता है वो गया। अब अगर हम बैक की बात करें, आप सारे एथलीट्स को देखो, सबकी बैक में ऐसा लगेगा कि ऑफ सीजन बैक है, किसी ने प्रेप करी ही नहीं है। हार्डनेस दिख रही है किसी की भी बैक में, एक्सेप्ट लेफ्ट में खड़े हुए इमरान खान के। कंडीशनिंग तो यही होती है ना कि खराब प्रिंट के थ्रू हम इस वीडियो को देख रहे हैं और तब भी एक इंसान, सब में से सिर्फ एक इंसान दिख रहा है जिसकी बैक बेहद हार्ड है। प्रेप करना दोस्तों इसे कहते हैं, कंडीशनिंग लाना इसको कहते हैं, जिस चीज़ की इस आदमी को सज़ा मिली और 10th नंबर दिया गया। तो मैं तो यही कहूँगा कंडीशनिंग उसको कहा जाता है जो कि साथ वाले आसपास के बॉडी बिल्डर्स को ऑफ सीजन दिखा दे आपके आगे। अब इमरान के लिए जजेस के पास या लोगों के पास बस एक चीज़ होगी कि इनकी बैक वाइड नहीं है। क्या विड्थ सब कुछ ही होती है, बाकी सॉफ्टनेस जो बाकी के एथलीट्स में है और टैनिंग इतनी अच्छी ना होना, वो सारी चीज़ें उनकी नहीं दिखाई देती, इनकी सिर्फ विड्थ लेकिन दिखाई देती है। तो ये भी एक बात है। इसमें जो अगला लॉट आता है इसमें भी सारे अपने इंडियन एथलीट्स आपको दिखाई देंगे, लेफ्ट से राइट तक। आपको सबके नाम ऑलरेडी पता है। बिल्कुल ही सेंटर में अगर बात करूं तो खड़े हुए हैं हरविंदर सिंह और थोड़ा राइट में खड़े हुए हैं मनोज पाटिल। तो इस तरीके से इनका भी कॉल आउट जाता है और यहाँ पे मनोज की डेफिनेटली फिजिक काफ़ी इंप्रूव लग रही है पिछले साल से। सबसे ज़्यादा कंडीशनड दिखाई दे रहे हैं
रवि पवार। हरविंदर की भी फिजिक अच्छी है, ऑल दो इनकी बैक फ्लैट है, बट हरविंदर भी अच्छी कंडीशनिंग, अच्छी शेप में आए हैं। इसके बाद इन सारे एथलीट्स की सोलो पोजिंग होती है। इसके बाद दोस्तों होता है फर्स्ट कॉल आउट, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एथलीट्स को सेलेक्ट करा जाता है। और यहाँ पर सारे के सारे ऑलमोस्ट अपने इंडियन एथलीट्स हैं, एक आध को बाहर वाले छोड़ के। बाकी मेन एथलीट्स के नाम ले दो तो उसमें मनोज पाटिल आते हैं, अनिक घोष आते हैं, राइट साइड पे रवि पवार हैं, राम बाबू यहाँ पे खड़े हुए हैं और सुरजीत डे यानी बिट्टू खड़े हुए हैं, मनोज बीच में खड़े हुए हैं और अनिक अब बीच में खड़े हैं। तो इन दोनों एथलीट्स के बीच में ये पूरा कंपटीशन चल रहा है फर्स्ट कॉल आउट का। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। मनोज दोस्तों बहुत अच्छी शेप में है, एकदम हार्ड है, पहले से ज़्यादा फुल इनकी बैक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड बैक अगर बताऊँ तो मनोज पाटिल की दिख रही है, बाकी सबकी बैक एकदम सॉफ्ट लग रही है इनके आगे। तो वो एक हार्डनेस होती है ना स्किन की, ड्राइनेस, वो बहुत अच्छी होती है। और रवि पवार की बैक ना अच्छी है, पर रवि पवार में मसल्स उतनी नहीं है बैक में। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी ऑलरेडी वेट लिमिट टच कर चुके हैं, अगर बढ़ाना भी चाहे यहाँ पे मसल्स तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ से और मसल मास ग्रो करना, मनोज जैसी बैक लाना, क्योंकि वो वेट कैप नहीं है ना। तो मेंस फिजिक में वेट कैप बहुत सारे एथलीट्स हैं जो टच करने लग गए हैं और वो बढ़ना चाहते हैं, इंक्लूडिंग रायन टेरी, मेंस फिजिक चैंपियन, वो भी नहीं बढ़ पा रहे। तो ये चीज़ें रोकती हैं एथलीट्स को टॉप पे पहुंचने से। जो टॉप पे अभी चल रहे हैं बस उन्हीं को पता है वो कैसे कर पा रहे हैं। फ्रंट से अगर हम देखें तो मनोज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा बड़े इनके शोल्डर्स दिख रहे हैं, चेस्ट रिब्ड है, एब्स और ऑब्लिक्स इनके हमेशा अच्छे दिखते हैं। इसके अंदर रवि को बाद में जजेस ने स्विच करा करके मनोज के पास कर दिया और रवि पवार सही में बहुत वाइड हो चुके हैं पहले से। इनकी चेस्ट अच्छी है, अपर चेस्ट हल्की सी और अगर बड़ी होगी तो रवि बहुत ज़्यादा एक डेंजरस एथलीट बनेंगे। अपर चेस्ट और बड़ी और बैक और ज़्यादा थिक, पर वही वाली बात है, वेट कैप वाली प्रॉब्लम है। अदरवाइज रवि की शेप कुछ अलग ही लेवल की है। हार्डनेस इनके अंदर सबसे ज़्यादा मेरे को लगी इस वाले कॉल आउट के अंदर। बाकी इसमें राम बाबू हैं वो सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, बाकी और एथलीट्स की शेप ओके है, कई सारे एथलीट्स की शेप बहुत अच्छी भी है। बिल्कुल लेफ्ट में जो एथलीट खड़े हुए हैं इनकी है भाई शेप, क्या एब्स आ रहे हैं बिस्किट जैसे, क्या चेस्ट बन रही है, वो चीज़ पता लग जाती है जब आपकी स्किन एकदम पतली होती है और आप परफेक्टली पीक करके आते हो, वो शेप अलग पता लगती है। और बिल्कुल राइट साइड में भी बहुत अच्छे शेप वाले एथलीट खड़े हैं। तो मैं देख रहा हूँ ये लोग जजेस ना अच्छे शेप वाले एथलीट्स को थोड़ा कोने में खड़ा करके रख रहे हैं, कई सारे एथलीट्स के साथ ऐसा कर चुके हैं। इसके बाद अगला कॉल आउट होता है जिसके अंदर काफ़ी पीछे के एथलीट्स को लाया जाता है और क्लियर हो गया इस कॉल आउट से कि इन एथलीट्स का नंबर कहीं टॉप 7 टॉप 8 के बाहर ही जाने वाला है, क्योंकि इसमें एथलीट्स आते हैं इमरान खान जैसे जो बहुत ही अलग फैबुलस लग रहे हैं। मेरे को सही बताऊं, मेरे को हरविंदर सिंह की फिजिक बहुत अच्छी लगी, फ्रंट से बहुत ही नेक्स्ट लेवल। एक तो हाइट बंदे की लंबी है ना, ऊपर से बहुत हार्ड मसल है, पत्थर जैसी मसल है। अब देखो यहाँ पे हरविंदर कितना चिजल्ड बॉडी के साथ दिख रहे हैं, ये होती है चिजल्ड बॉडी। और फ्रंट से मुझे इस बार डेल्टा दिलीप यानी दिलीप कुमार भी बहुत अच्छे लगे, ऑल्दो उनको बिल्कुल लास्ट पे जजेस ने डाला है, पर बैक में दिलीप अच्छे नहीं है, हरविंदर सिंह की बैक भी वीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जजेस यहाँ पर बैक को ज़्यादा देख रहे हैं एथलीट्स की, उस हिसाब से इनको पीछे डाला गया है। इसके बाद एक फाइनल कॉल आउट होता है, ये टॉप 4 एथलीट्स का क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि ये चारों टॉप 4 पे आने वाले हैं। यहाँ तक आते आते क्लियर है कि ये कॉम्पिटिशन अनीक और मनोज के बीच में रहने वाला है, क्योंकि अनीक को जजेस हिलाते नहीं और मनोज को हिला करके बीच में ले आते हैं। अनीक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी शेप थोड़ी थोड़ी करके लूज़ करते जा रहे हैं, बॉडी जो है वो वाटरी होती जा रही है। वैसे भी स्किन बहुत थिक है, मतलब फैट परसेंटेज इनका ज़्यादा ही रहता है हमेशा बाकी चिजल्ड बॉडी बिल्डर्स के आगे, पर अनीक पे है शेप। अब देखो इनकी बैक देखो कितनी फ्लैट बैक है, ये कमज़ोर पॉइंट बन चुका है इस वक्त इनकी बॉडी का, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज हायर है और उसके बाद में बॉडी जो है वो अपनी टाइटनेस भी लूज़ कर रही है, बॉडी एकदम सॉफ्ट लग रही है। अब देखो मनोज की बैक, ये है हार्ड इनके आगे, तो ये पता लगेगा आपको फ़र्क जो होता है। मनोज ने बहुत अच्छी पीक करी है, वन ऑफ द बेस्ट फिजिक है मनोज पाटिल की इस बारी, और सही में रवि पवार की भी मैं तो बोलूँगा इन दोनों की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक इन्होंने हिट करी है। और जजेस ने फिर स्विच करा करके मनोज को कोने में डाला है। मनोज पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है ना, कुछ एथलीट्स हैं जो फेड होते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सही बताऊं राम बाबू ऐसा लग रहा है कि इनके आगे थोड़े सॉफ्ट से लग रहे हैं इन एथलीट्स के आगे। स्पेशली इनका शोल्डर हल्का है, मतलब छोटा डेल्ट का साइज है, पर ये टिके हुए हैं इस कंपैरिजन में क्योंकि इनकी बैक भारी है, लेकिन हार्डनेस नहीं है। आप देखो रवि पवार की बैक में थिकनेस ज़्यादा नहीं है, पर हार्ड कितनी है वो मसल, है ना, वो मेहनत करी गई मसल है, तो वो दिख जाती है। वो स्ट्राइशंस बैक के हर एक जगह पे पूरे बॉडी में भरे पड़े हैं, तो वो राम बाबू में नहीं है, अनिक घोष में भी वो चीज़ नहीं है। ये दोनों हैं इस कॉल आउट में, तो ज़्यादा करके अपने जेनेटिक्स की वजह से। अब इस तरीके से इन एथलीट्स की फ्रंट और बैक दोनों फिजिक, दो ही पोजेज होते हैं वो दिखाए जाते हैं और ये शो खत्म हो जाता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है और रिजल्ट्स की अगर बात करी जाए तो रिजल्ट से पहले एक फाइनल कॉल आउट फिर लिया जाता है यहाँ पर क्लासिक फिजिक एथलीट्स का, क्योंकि अभी इनका भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था इस समय तक। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर से पोजेस करवाए जाते हैं, दीपक के, अब्दुल्ला के और अशहद, इन तीनों का फ्रंट और बैक पोज। और मैं आपको सही बताऊँ, जब पहले ये तीनों एथलीट्स दिखाई देते और अब
इस पूरे दौरान 2 घंटे बीत चुके हैं, यानी 2 घंटे में बॉडी वापस पहले की तरह मेंटेन करके आनी बड़ी टफ होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बॉडी चेंज लग रही है मुझे इन तीनों ही एथलीट्स की, जो बहुत ही नेचुरल होता है। 2 घंटे तक आप एक जैसी बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन नहीं कर पाते हो। खैर, जजेस अपना डिसीजन मेनली ले चुके होते हैं, इस समय से पहले तक ही ले चुके होते हैं, बस फिर भी उनको एक लास्ट बार देखना होता है। तो इन तीनों के सारे पोजेस करवाए और फिर इन्होंने वापस से अपना बेस्ट पोज हिट करा, जो उनका फेवरेट क्लासिक पोज होता है। और ये आखिरकार शो पूरा खत्म यहाँ पे होता है पोजिंग वाला। अब अवार्ड्स की बारी, और यहाँ पे टॉप 2 में जाते हैं दीपक और अब्दुल्ला, और फाइनली ऐसा होता है कि दीपक नंदा इस शो को जीत जाते हैं। क्लासिक फिजिक्स से हमारा इंडियन एथलीट शो को तो जीत चुका है, पर क्या ये इस साल के ओलंपिया में जा रहे हैं? रुको, अभी आखिर में बताता हूँ कि होने क्या वाला है। और सच में यार, ये मेहनत जो दीपक ने करी है, उनकी वाइफ ने जो साथ में, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं सबके आगे, तो ये चीज़, ये मेहनत जो इस बार ऐसा लग रहा है रंग लाई है। और दीपक रोए इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा फूट के, इनकी वाइफ भी, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत थी। इतनी बड़ी जीत इन्होंने आज तक कभी हासिल नहीं करी, तो इसीलिए इतने इमोशंस बाहर निकल के आना बहुत ही लाजमी था। और यहाँ पे जब दीपक जीतते हैं तो उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है ना। 5 लाख रुपए मिलना बहुत बड़ी बात होती है क्लासिक फिजिक एथलीट को, ये पहले नहीं मिलता था। पर जब मेंस फिजिक के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इस बार विनर बनते हैं मनोज पाटिल। सबको हरा देते हैं वो, जहाँ भी पिछले साल तक पूरी प्रेप उनकी ख़राब हो गई थी, इस बार मनोज पाटिल दोबारा से इस शो को आकर के जीत जाते हैं। ये इनकी दूसरी विक्ट्री है यहाँ पे शेरू क्लासिक में। और मेंस फिजिक में मनोज पाटिल को मिलते हैं 10 लाख रुपये। यहाँ पे हार जाते हैं इनके आगे अनीक, और मनोज पाटिल का जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेवल का आता है, एकदम इनकी आंखें बाहर फट जाती हैं, और ये रिएक्शन आना ही था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 10 लाख रुपए इनको जो मिले वो बहुत अच्छा अमाउंट था। पर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो प्रमोटर्स मेंस फिजिक डिवीजन में यहाँ पे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं क्लासिक फिजिक वाले से, तो क्या ऐसा है कि मेंस फिजिक वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं और क्लासिक वाले थोड़ी कम करते हैं, जिस वजह से 5 लाख रुपये क्लासिक के विनर को मिलते हैं और 10 लाख मेंस फिजिक के विनर को मिलते हैं? यहाँ पे मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन सवाल, यहाँ पे कोई एथलीट से भी नहीं है सवाल, एथलीट्स अपनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे बात है प्रमोटर से पूछने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये इसलिए हो रहा है सिर्फ क्योंकि मेंस फिजिक की पॉपुलैरिटी इंडिया में ज़्यादा है क्लासिक से? हाँ, यही दोस्तों सच बात है। मेंस फिजिक इंडिया में एक इतना पॉपुलर डिवीजन है कि शो खत्म होता है तो इस पर खत्म होता है। सोचो ना, क्लासिक के रिजल्ट्स पहले अनाउंस हो गए, मेंस फिजिक के आखिर में होते हैं, क्योंकि इनको पता है इंडियंस को मेंस फिजिक चाहिए, तो इनको यही दो आखिर में। क्लासिक एथलीट्स को भी बराबर का प्राइज़ मनी मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं सारे एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, क्लासिक फिजिक वालों ने भी, मेंस फिजिक वालों ने भी। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है इंडिया में ऐसा, अगर बॉडी बिल्डिंग डिवीजन करवा दी जाए ना, तो बॉडी बिल्डिंग वालों को शायद हो सकता है प्रमोटर्स 2 लाख 3 लाख रुपए दे, और मेंस फिजिक वालों को तो यहाँ 10 दे ही रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे एड्रेस करनी थी, थोड़ी सी जो अटपटी लगी मुझे, बट आखिर में अपने 2 इंडियन एथलीट्स तो सेलेक्ट हो गए। ओलंपिया में जाने की बात कर लेते हैं। इस शो को जीत कर मनोज और दीपक ओलंपिया में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस शो को जीत लेने से, क्योंकि इस शो के बाद में इन दोनों को मिल चुके हैं 10 पॉइंट्स। ओलंपिया के ऑफिशियल क्वालिफिकेशन सिस्टम जो 2026 के लिए इन दोनों को क्वालिफाई करवाने वाला है, वो ये कहता है कि आप या तो ओलंपिया में टॉप 3 में आ जाओ, तब तो अगले साल के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपको एक ही शो जीत करके क्वालिफिकेशन जीतनी है तो ये आर्नोल्ड क्लासिक हो सकता है, उसको जीत लो, या पिट्सबर्ग जीत लो, न्यूयॉर्क जीत लो, रोमानिया जीत लो, दुबई जीत लो। इनमें से कोई भी शो चलेगा, इसमें फर्स्ट आकर के डायरेक्ट ओलंपिया में जा सकते हो। पर इनके अलावा कोई भी प्रो कॉन्टेस्ट होगा जिसमें कि अब शेरू क्लासिक भी आता है, तो इन जैसे शोज़ को जीत करके सिर्फ 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो मनोज को मिनिमम 25 पॉइंट्स चाहिए होंगे, और ठीक इसी तरह दीपक को भी 25 पॉइंट्स जीतने के लिए इनको एक और शो जीतना पड़ेगा, और उसके बाद 5 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लगेंगे, तब जाके ओलंपिया की क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो इतनी आसान नहीं है। अभी देखते हैं दोनों किस शो में compete करते हैं, ताकि उनको भी जीत सके, और उसके बाद एक और शो में खेल करके कहीं ना कहीं टॉप 2 मारना पड़ेगा, तब जाके ओलंपिया में जा पाएंगे। तो अभी 3 शोज टेक्निकली देखा जाए इनको खेलने पड़ेंगे, या फिर इस लिस्ट में से जो मैंने आपको अभी दिखाई है, इनमें से किसी एक शो में खेलना पड़ेगा, तब डायरेक्टली जा सकते हैं, और इसको जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पूरा शेरू क्लासिक, ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी मेरे को शो ये सही लगा, सही गया था ये। और हाँ, अगर आपको भी कोचिंग हमसे लेनी हो तो हमें यहाँ DM कर सकते हो, और खुद को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब चाहे आप एथलीट ना भी हो, नॉर्मल इंसान हो, खुद की अपनी एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो हम वो भी करवा के देते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।